हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति पांडे स्टडी विद एडीपी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके दोस्त आपकी सहपाठिका आपके लिए लेके आई हूँ फिर से बिहार पीसीएस की क्वेश्चन आंसर। कल हमने 50 तक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। आज हम 51 से फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? जी हाँ, तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे हम NSASO कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे CSO कहते हैं इंग्लिश में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, और ये हम जानते हैं इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया गया है और वही इसे जारी भी करता है। इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा C। जी हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हमारे भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए और उसके उत्पादन को सूचकांक को जारी भी करता है। दोनों काम एक ही करता है, CSO। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है व्यवसाय। ये देखिए हमारा 2020 की रिपोर्ट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि इसका हमारा कोई नहीं है। ठीक है, तो व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष के 77 से 63वां भाग, या विगत वर्ष के 130 से 100वां स्थान, विगत वर्ष के 100 से 70वां स्थान, या विगत वर्ष के 77 से 67वां स्थान। और ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से नहीं, जिसका राइट आंसर ए है। बिल्कुल, जी हाँ, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की जो सफलता है, उसका सूचकांक 2020 में 77 स्कोर के साथ भारत 63वें स्थान पर है, और जो उसका फर्स्ट स्थान दिया गया था 2020 में, वो न्यूजीलैंड को दिया गया है। जी हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। वहीं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53, भारत के केंद्रीय बजट संस्थागत कृषि साख प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? जिसका पहला ऑप्शन है 10 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ रुपए, 16.5 लाख करोड़ रुपए, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, तो इसका राइट आंसर है C। जी हाँ, 15 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय बजट 2021 और 22 में कृषि साख 16.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अब आप समझ सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा C है। जी हाँ, जो 2020 और 21 में कृषि साख के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन जो 2020 और 21 में इसकी जो घोषणा आ गई है वो 16.5 करोड़ की। तो देखिए लक्ष्य रखा गया है, पूछा है उसने। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया था, और बाद में जो घोषणा की गई है इसने लक्ष्य रखने वाली बात पूछी है। घोषणा जो हुई है वो 16.5 पर हुई है। तो दोनों को बहुत ध्यान से रखिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए हम 54 क्वेश्चन पे आते हैं। गाइस, PM कुसुम योजना क्या है? जी हाँ, PM कुसुम योजना के बारे में जान लीजिए। कुछ तथ्य हैं PM कुसुम योजना का। पहला है, सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों के साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन है, और किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना, तब पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। ई उपरोक्त में से कोई। जी, तो इसका राइट आंसर डी होगा। हाँ, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा में जोड़ना। क्यों है भाई? तो वर्ष 2019 में हमारे PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जी हाँ, ये कुसुम का फुल फॉर्म है। PM कुसुम योजना का जो फुल फॉर्म है वो यही है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। जी हाँ, इसमें हमारे जो PM कुसुम योजना थी उसमें सौर ऊर्जा की स्थापना की गई थी, और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की जो डीजलता पर निर्भरता थी उसे ख़त्म कर देना था। जी हाँ, जिससे हमारे किसान वर्ग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, हमारे एग्रीकल्चर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए प्रधानमंत्री PM कुसुम योजना को चलाया गया था, जिसमें सौर ऊर्जा के द्वारा हम पंप सेटों को जोड़ते थे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम उसे देखते हैं। जितना हालांकि मैं आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
55 हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक के विश्व शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। जी हाँ, इसका पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी HDFC बैंक, डी हमारा कोटक महिंद्रा बैंक और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर बी है, भारतीय स्टेट बैंक। हम आज तक सबको सब चीज़ बता चुके हैं कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो हर तरीके से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग भारतीय स्टेट बैंक को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली। तो आइए फिर भी हम इसे अपनी तरीके से जो लैंग्वेज है उसे समझ लेते हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट जो आई थी उसमें कुल परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व के 100 बैंकों में भारत का स्टेट ऑफ इंडिया 55वें स्थान पर था, जो इस सूची में भारत का अकेला बैंक है। जी हाँ, जो स्टेट लेवल पर जब इस बात की जांच करी गई है, विश्व के 100 बैंकों में जो भारत का सब स्टेट बैंक था वो 55वें स्थान पर था और जो भारत का अकेला बैंक रहा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हेलो गाइस, अब हम नए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्वीक घोषणा की गई। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना में लाभान्वित है। पहला हमारा कृषि क्षेत्र है, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है, तीसरा हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है और डी हमारा निर्यात क्षेत्र है। जी हाँ, तो अब आप समझ लीजिए निर्वीक क्या है। निर्वीक को हम लोगों ने इसलिए बनाया गया था, केंद्रीय बजट 2020 और 21 में निर्यातकों को सुलभता से तथा कम दरों पर साख और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने तथा बीमा के कवर को बढ़ाने के लिए निर्वीक योजना की घोषणा की गई थी। जी हाँ, निर्वीक योजना कुछ और नहीं बल्कि निर्यातकों को सुलभता और कम दरों पर साख और ऋण की उपलब्धता हो सके, उपलब्धता बढ़ाने के लिए और बीमा कवर करने के लिए निर्वीक की घोषणा की गई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वीक योजना किसी और चीज़ से नहीं है बल्कि हमारे निर्यात क्षेत्र से है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरू की है। यह प्रणाली क्या है। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, यह स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। यह उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जी, तो इसका राइट आंसर है E। अब क्यों है वो जान लीजिए। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। जी हाँ, TCS कंपनी से सॉफ्टवेयर तैयार कराया था जिसका नाम ही है CFMS। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये बजट प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत भी करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता भी करेगी। तो देखिए, ये यहाँ पर कहीं पर भी ये ऑप्शन हमारे पास है नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। जी हाँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार क्यों दिया गया था। देखिए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, तिलहनों के उत्पादन के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, तो इसका राइट आंसर ए। जी हाँ, भारत ने ये क्यों दिया था, क्योंकि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को जो बिहार राज्य में मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि भी हुई थी, जिसके लिए बिहार राज्य को हमारे भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है। यहाँ पे उत्पादन तो हो ही रहा था मक्का और गेहूं का, लेकिन यहाँ पे उत्पादकता भी बहुत वृद्धि के साथ पाई गई थी, इसलिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 59, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का क्या उद्देश्य है। युवकों को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन
कराने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी मैं बता दूं, ये जो जीविकोपार्जन थी ये सारी चीज़ों के साथ आई थी। जी हाँ, बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था। और ये योजना देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार, जिनके राज्य में जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई थी। ऐसे परिवारों का राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 7,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया था। जी हाँ, सतत जीविकोपार्जन का जो शुभारंभ था, ये योजना देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन को जो परिवार इसमें जुड़े हों, जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ थी, उनके परिवारों को लाभ पहुँच सके इसके लिए लिया था। ठीक है, बाकी उसमें कुछ भी युवकों से जुड़ा नहीं था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? देखिए, तो महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी तो इसका राइट आंसर है बाल कल्याण। बाल कल्याण क्यों है ये आपको जानना ज़रूरी है। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया गया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिया गया था। उन्हें सुशासन कार्यक्रम 2015 से 20 में सम्मिलित किया गया था। जी हाँ, जो 7 निश्चय लिए गए थे 15 से 20 के लिए लिए गए थे। जो पहला था इसमें हमारा आर्थिक हल, युवाओं को बल। जी हाँ। दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, जिसमें हमारा महिलाओं का रोजगार हो गया। फिर तीसरा था हर घर बिजली लगातार। जी हाँ, इसमें बिजली भी हमारी आ गई। हर घर नल का जल, साफ पीने का पानी भी हो गया। घर तक पक्की गली नलियाँ, ये भी हमारा हो गया। शौचालय निर्माण, घर का सामान भी हुआ। फिर अवसर बढ़े, आगे बढ़े, सब हुआ। लेकिन इसमें बाल कल्याण की कहीं बात नहीं योजना हुई है, तो इसलिए ये बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन हमारे इन 8 लिस्ट में था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जो 2015 से चालू हुआ है और 21 दिसंबर 2016 से लागू हुआ था। जिसमें 7 निश्चय कौन कौन से थे मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला था आर्थिक हल, दूसरा था युवाओं को बल, तीसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा था हर घर बिजली लगातार, चौथा था हर घर नल का जल, पांचवा था घर तक पक्की गली नालियाँ, छठा था शौचालय निर्माण, घर का सामान, और सातवां था अवसर बढ़े, आगे बढ़े। जी हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ 60 तक। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 क्वेश्चन हमसे कह रहा है 61 हमसे क्वेश्चन कह रहा है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये था, कितना था भाई? अरे थोड़ा सा तो सोचिए। राष्ट्रीय औसत का 75%, राष्ट्रीय औसत का 60%, राष्ट्रीय औसत का 50%, राष्ट्रीय औसत का 33%, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये उपरोक्त में से अधिक। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, राष्ट्रीय औसत का 33% होगा। जी हाँ, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में जब बात हो रही है तो मैं बता दूँ इसका था 30,617, ठीक है, रुपए। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे मैं बात करूँ, ये हमारा राज्य स्तर पे है, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे अगर इसकी बात की जाए तो ये था 92,565। देखिए, इस दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। जब हमारी बात हो रही है राज्य की कीमत तो 30,617 है, और जब राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही तो 92,565 रुपये। इस प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत का 33.1% है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी है। तो कितना है हमारा? 33.1। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने किस बेस पे बताया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 62। देखिए, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं हमें। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक उद्देश्य नहीं है भाई? खाद्यान्नों का वितरण,
खाद्यान्न खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव और खाद्यान्नों का निर्यात और उपयोग में से कोई नहीं। जो देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, खाद्यान्नों का निर्यात है। जी हाँ। आर्थिक समीक्षा में 2016-17 में वॉल्यूम 2 के पेज 182 के अनुसार खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है। जी हाँ। अतः स्पष्ट है, खाद्यान्नों का निर्यात खाद्यान्नों का खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। ठीक है, खाद्यान्नों का जो निर्यात है ना वो नहीं आता, जबकि बफर हो गया, बफर सिस्टम हो गया, वितरण हो गई, खरीद हो गई, ये सब आता है। भंडारण हो गया, मूल्य स्थिरता हो गई, ये सब कुछ शामिल है। लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात या खाद्य प्रबंधन का कोई भाग शामिल नहीं, इसलिए राइट आंसर डी होगा। उद्देश्य नहीं है ये। 63 पे हम लोग बात करते हैं। 63 हमसे पूछ रहा है, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है। राजस्व घाटा क्या होता है भाई, अभी भी जानना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। सी, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। डी, भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है। जी हाँ। जो भारत में राजस्व घाटा है, जब वो समझ लीजिए, जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है, जो खर्चा है वो आय से अधिक होता है, तो इस अंतर को ही राजस्व घाटा कहा जाता है। जी, और इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है, भाई घाटा हो गया तो हम उससे कर्ज तो लेंगे ही ना, उसे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की ही पूर्ति होगी। जैसी बात है, कोई घाटा हुआ, हम उसके लिए कर्ज ले रहे हैं, तो उससे कोई हमारा सृजन नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी जो लागत है ना और जो खर्च है ना उसकी ही हम पूर्ति कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो राजस्व घाटे का हमारा सीधा सीन समझ गए होंगे आप लोग कि राइट आंसर बी इसीलिए है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। भाई पूंजीगत वो होती है जो हम आय से बचाते हैं, ना कि जो हम कर्जा लेकर उनको भरपाई करते हैं, उस लागत को भरते हैं। तो ये तो जैसी बात है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। पहला ऑप्शन है दूरसंचार क्षेत्र, बी है रेलवे, सी है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, डी है बंदरगाह क्षेत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए फिर मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी दोस्तों, गलती हो गई थी हमसे। हम लोग क्वेश्चन थे वर्ष 2019 से 20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। जी हाँ, कौन सा भागीदारी वाला देश है, तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है चीन, सी है संयुक्त अरब अमीरात, डी है सऊदी अरब, ई है कोई नहीं। जी, तो इसका राइट आंसर है ए। जी हाँ। ये कैसे है, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो वर्ष 2019 से 20 में भारत का सर्वाधिक व्यापार हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हुआ है। जी हाँ, और कितना हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। 88,908। रुकिए मैं दोबारा करती हूँ। 88,908.65 मिलियन जी डॉलर। ठीक है, तो वही 88,908.65 मिलियन डॉलर
यह दूसरी भाषा में हिंदी में मैं कहूँ तो 88,908.65 मिलियन डॉलर के साथ हुआ है। चीन व संयुक्त अरब अमीरात क्रमशः दूसरे व तीसरे व्यापारिक भागीदार थे। जी हाँ, चीन जो है वो हमारा दूसरे नंबर पे रहा है और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो तीसरे नंबर का व्यापारिक भागीदार रहा है। वर्ष 2020 और 21 अप्रैल से फरवरी तक के उपलब्ध आंकड़े थे ये, जिसमें भारत के सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार जो क्रमशः रहे हैं वो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है भागीदारी वाले देश बताएं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही रहा है। ठीक है, जिसका हमारे पास फिर से पॉइंट है 28,908.65 मिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतमाला परियोजना में से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित रहा है? पहला है दूरसंचार क्षेत्र, बी दूसरा है रेलवे, सी है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और डी है बंदरगाह क्षेत्र, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, तो इसका राइट आंसर है सी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। जी, तो मैं आपको बता दूं, भारतमाला जो परियोजना थी ना वो भारत के सड़क आधारभूत संरचना से संबंधित रही है। जी हाँ, ये लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और उसके उन्नयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग का एक कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की थी और इसकी अनुमति जो अवधि आई थी वो 5 वर्ष आई थी। 5 वर्ष कैसे थी? 2017 और 18 से लेकर 2021 और 22 वर्ष तक की ही है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं भारतमाला की जो परियोजना आई है वो 2021 और 22 तक ही रहेगी और ये स्टार्ट हुई थी 2017 से 18 के बीच में। इसको जो मंजूरी मिली थी वो 2017-18 के आधारभूत मिली थी 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना बल्कि कुछ नहीं है बल्कि सड़क के आधारभूत की इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सारी चीज़ें ना लगता है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए लेकिन ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक मत करिएगा। ये कन्फ्यूज़न में देखिए कन्फ्यूज़न हो सकती है लेकिन कन्फ्यूज़न में गलती करना ठीक नहीं है क्योंकि बात आपके करियर की है और जब बात करियर की होती है तो उसमें कुछ सोचना नहीं होता, बस फैसले कीजिए और अच्छे से पढ़िए मन लगा के। भाई मैं आपको क्लास के लिए बता दूं, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली है उनके लिए ऑल द बेस्ट है भाई। स्टडी विद एडीपी क्लास हमारे अनुराग जी के साथ। और अगर कोई दिक्कत रह जाती है, किसी कोई कन्फ्यूज़न है, मैं बिहार की तैयारी लगातार अपने साथ वीडियो के साथ करा रही हूँ, आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आपको किसी प्रकार की कोई भी क्लास में दिक्कत होती है तो @कीर्ति 31 पांडे आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मुझे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि इसके रचयिता कौन है? जी, तो प्रसिद्ध गीत जो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये पंक्तियाँ जो हमारे हैं, जो इनकी पंक्तियाँ जो इस गज़ल की पंक्तियाँ हैं ना, शायर बिस्मिल अली अजीमाबादी की थी। जी हाँ, और ये बिस्मिल अजीमाबादी का जो वास्तविक नाम था ना वो था सैयद शाह मोहम्मद हसन जी। जी हाँ, वो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे और ये गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छापी गई थी। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ई है क्योंकि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गज़ल किसी और ने नहीं बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबाद की थी और इनका वास्तविक नाम जो है वो सैयद शाह मोहम्मद हसन था। जी हाँ, उपयुक्त हमारे जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर, जो सूर्य सेन है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सरदार भगत सिंह है या राम प्रसाद बिस्मिल, इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ई है। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था भाई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और पूर्ण स्वराज आंदोलन और उपयुक्त में से कोई नहीं। जी, तो मैं आपको बता दूं, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में हमारे पास स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था भाई? हम आपको बता दें, बंगाल विभाजन को प्रत्याघात था और करजई ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया था।
और इसके विरोध में ही हमारे राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। देखिए 20 जुलाई से 7 अगस्त जो है वो दूर नहीं है, मुश्किल से 10 और 7 17 या 18 दिन की बात है। कलकत्ता के टाउन हाउस में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। जी हाँ, जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी बैठक हमारे कृष्ण कुमार जी ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिल के की थी, और वहाँ पर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने का विचार किया था। और जो बाहर की विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आई थी, उसका बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाली विभाजन लागू हुआ, उस दिन को उन्होंने शोक दिवस मनाने का घोषणा कर दी थी। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया है। ये दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, इस राखी दिवस को ये कह के बनाया गया था कि राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की जो एकता है उसे किसी भी प्रकार से टूटने ना पाए, और उसी को प्रदर्शित करने के लिए, उसकी एकता को प्रदर्शित करने के लिए इस दिवस को मनाया गया था। जी हाँ, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन है वो हमारे कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र दास बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इनमें से 1945 और 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। जी हाँ, कौन वकील थे भाई? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा भोला भाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल, और ये ग्रुप इनमें से कोई नहीं। थोड़ा आप लोग भी गेस किया करिए भाई। तो मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर है ना वो B है। क्यों है भाई भोला भाई देसाई? क्योंकि वही वकील थे। वकील तो थे। अब मैं बता दूँ, वर्ष 1945 में जो लाल किला था वहाँ पे हमारे आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की जो पैरवी थी ना, वो कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूलालाल देसाई आदि कर रहे थे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू इसमें दिया नहीं है, सर तेज बहादुर सप्रू है नहीं, कैलाश नाथ काटजू भी नहीं दिए गए हैं, और भूलालाल देसाई दिए गए, इसलिए भूलालाल देसाई है। वकीलों की इस समय की अध्यक्षता जो थी, इन वकीलों की जो अध्यक्षता मेन कर रहे थे वो भूलालाल देसाई जी थे। ठीक है, और वही हमारे यहाँ 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध जो मुकदमा था वो यहाँ गए थे, और उन्होंने ही इस चीज़ को अटेम्प्ट किया था। जी हाँ, आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? कहाँ फहराया होगा भाई? गैस करके बताइए। नहीं पता है? मैडम कामा की बात करते हैं, तो ये मैडम कामा क्या है और क्यों है ये भी पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो C है, स्टुटगार्ट में। तो मैं बता दूं, मैडम कामा कोई और नहीं है, भारतीय क्रांति की। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ क्या है। मैडम कामा जो थी ना, उनका जन्म हमारे यहाँ 24 सितंबर 1861 को हुआ था। ठीक है, मैडम कामा का उनके माता पिता जो थे वो पारसी थे। सोहराबाजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे, और उनका विवाह रुस्तम KR कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा भी की थी। मैं बता दूँ, मैडम जो हमारी कामा जी हैं, मैडम कामा, वो भारतीय क्रांति की जननी भी कही गई हैं, कहीं ना कहीं। ठीक है, बाद में जब इन्होंने दादा भाई नौरोजी की जो सेवा करी ना सचिव के रूप में, उसके बाद वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी, हमारे भारत के लिए जुड़ी भाई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया ये झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी भी कहा गया है। मैंने अभी आपको कहा ना, भारतीय क्रांति की जननी इन्हें कहा जाता है हमारी, और इनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। देख लीजिए, मैडम कामा का नाम सिर्फ मैडम कामा नहीं, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगर भारतीय क्रांति की जननी आपसे पूछा जाए, वहाँ पूछा जाए मैडम कामा या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा आए, तो वहाँ पर भी आप मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को टिक करके आएंगे। और मैडम कामा ने भारत का जो तिरंगी राष्ट्रीय ध्वज था ना, ये हमारे स्टुटगार्ट में इन्होंने फहराया था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 में हमसे क्वेश्चन पूछा,
निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भाई कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये तो गलत है क्योंकि विनोबा भावे जो थे वो हमारे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। CR दास जो थे वो देशबंधु थे। जी हाँ, ये चित्तरंजन दास की बात हो रही है, ये हमारे यहाँ देशबंधु थे। विलियम वेडनबर्ग 1907 के कांग्रेस सभापति, ये तो बिल्कुल ही नहीं सही हो सकता। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ये पेरिस में नहीं, ये फ्रांस में थे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा। CR दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी, इसलिए हमारे ये करेक्ट आंसर है। बाकी सभी गलत है क्योंकि द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही हमारे नेहरू जी थे, विनोबा भावे जी प्रथम थे। विलियम वेडनबर्ग हमारे उस समय मुंबई में थे, वो कांग्रेस के सभापति नहीं थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो लंदन में थे संस्थापक, ना कि पेरिस में। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 हमसे क्या पूछ रहा है? मैं हमसे हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो पूछता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस दिन को भाई घोषित किया गया है? सॉरी, गलत साइन हो गया। 26 जनवरी 1930 या 15 अगस्त 1947 या 30 जनवरी 1948 या 31 दिसंबर 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, इसका जो फर्स्ट आंसर है ना 26 जनवरी 1930, ये वही है। हाँ, हमने बात की थी पूर्ण स्वराज के बारे में, हमने कुछ दिनों पहले भी बताया था। मैं फिर से पूर्ण स्वराज के ऊपर आ गए। भाई कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया था कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। जी हाँ, ये बात हो रही है ब्रिटिश सरकार की और हमारे यहाँ की कांग्रेस सरकार के बीच की है। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में भाई दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हमारा 1929 में हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। यहाँ भी जो क्वेश्चन है वो भारतीय पूर्ण स्वराज की ही बात कर रहा है। जैसे 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को यह दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मनाया जाता ही है हमारे यहाँ। आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण स्वाधीन दिवस हमारे यहाँ उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि पूर्ण स्वराज दिवस की जो अध्यक्षता थी वो हमारी पूरी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा और उन्होंने उसी दिन भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया और 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय कर लिया था कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा होगी और मनाया जाएगा। आइए हमने बिहार के कुछ स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर चल रहा है जो कुछ इस प्रकार से हैं। भाई बिहार की स्थापना कहाँ हुई है? बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1912, 1913 और 1914 में। तो जी मैं बता दूं कि बिहार की जो स्थापना हुई है वो हमारी स्थापना हुई है 1912 में। क्यों हुई है ये भी 1 मिनट, 1912 में क्यों हुई है ये देख लीजिए। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर दिया। वही बंगाल से हमारे यहाँ अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार और उड़ीसा ये नए राज्यों का गठन कर दिया गया था जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावित हुआ था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। इनको अस्तित्व जो प्राप्त हुआ था ना वो 1 अप्रैल 1936 को मिला था, लेकिन जब ये अलग हुए ना तो ये 1912 को अलग हुए हैं। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बार बार मैं बता नहीं सकती क्योंकि यही स्पेशल क्वेश्चन होता है। देखिए 1912 है और ये मैं बता दूं 22 मार्च। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 73 बिहार में तिनकठिया, ये क्वेश्चन है ना। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग रखा जाता था? बिहार का कितना भाग अमानत के लिए रखा जाता था? भाई अमानत के लिए क्यों रख लिया जाता था, है ना। सबके मन में क्वेश्चन तो आते हैं क्यों रख लिया जाता है हर चीज़ अमानत। भाई पहले के राज्य में ना सिर्फ लूटना ही जानते थे वो लोग, देना तो वो जानते नहीं थे, लूटो। आइए एक मिनट। भाई मैं आपको बता दूं कि जो गांधी जी का जो चंपारण वाला सीन है ना, तिनकठिया पद्धति कहीं और नहीं, चंपारण का भैया, पश्चिमी चंपारण और बिहार का सीन, ये दोनों ही सब स्पेशल है। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ना 1917 में, ये तिनकठिया से ही जुड़ा हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 जो है वो तिनकठिया की ही है। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा था, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन का 3/20वां हिस्सा जो है ना नील की खेती के लिए अनिवार्य था, और इसी को तिनकठिया पद्धति कहते हैं। नील की खेती के लिए जब आंदोलन किसानों के द्वारा हुआ है, ये वही कब चंपारण की बात हो रही है। और चंपारण सत्याग्रह जो था ना वो तिनकठिया से ही जुड़ा है, 1917 में हुआ था ये। और इसमें पता है जो जमींदार थे ना, उन्होंने किसानों से एक तरीके का प्रोसेस करा लिया था कि भाई 3/20 हिस्से में तुम्हें नील की खेती करना अनिवार्य। आपको बता दो नील की खेती जिस पे हो जाती है ना, उससे ज़मीन बंजर हो जाती है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसी कारण वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, हद से ज़्यादा। एक होता ना परेशान होना, एक होता हद से ज़्यादा परेशान हो जाना। हद से ज़्यादा परेशान क्यों नहीं होंगे भाई, उनकी खेती ख़राब हो जाएगी, फिर उनको कौन लगान देगा, कहाँ से वो देंगे सब कुछ। और भाई उस समय का कर वगैरह आप लोग जानते हैं, आज के जैसे इतना आसान नहीं था हर चीज़, हर चीज़ सिस्टम पे है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ें। 74 बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए बिहार का ये फिर ये स्पेशल क्वेश्चन, आप सब देख रहे होंगे कि बिहार के कुछ स्पेशल क्वेश्चन बार बार आए, जैसे चंपारण ओलेटाइट मिट्टी, सोलाइट मिट्टी, इस तरह के क्वेश्चन आ गए। भाई क्या कहाँ पे क्या प्रोसीजर है, ये भी हमारे पास आया। अभी चंपारण की बात की, तिनकठिया पद्धति भी चंपारण से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है ना वो श्री कृष्ण सिंह है। जी हाँ, श्री कृष्ण सिंह जी। श्री कृष्ण सिंह जी क्या होते हैं? श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और ये कब बने थे? 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री, अब वर्ष 1961 तक मृत्युपरांत तक ही बने रहे। मतलब समझ लीजिए लगातार बनने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा गया था भाई? पटना, गया, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, पटना में रखा है। जी हाँ, पटना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था, मैंने आपको बताया ना, और पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा भी थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, बिहार का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ था, और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता स्वयं रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे, और मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसलिए आप भूलिएगा नहीं ये सब चीज़ें जो मैं बार बार बता रही हूँ। 1912 में हुई थी ये। ठीक है, बांकीपुर में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिए, पटना से जुड़ी हैं, पटना का ही ये बांकीपुर है और पटना का ही ये ईयर है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी जाएगी भाई? प्रजा हितेशु, लोकनायक, लोकेमान, लोक और राष्ट्रनायक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैं बता दूं इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना था, और इन्हें ये दिया गया था किसके लिए? 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तो इनके ही दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरवा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित कर लिया था। जी हाँ, इन्होंने भारतीय जनता को संगठित किया था अपने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत।
और इन्होंने 5 जून 1947 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और वर्ष 1999 मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। जी हाँ, हमारे जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में मरने के समय इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है और इन्होंने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान लिया था। ठीक है, देखिएगा किसी भी क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, मैं नहीं चाहती आप लोग कुछ भी भूलें। ठीक है, आइए हम 77 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या हो रहा है। निम्न में से किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी भाई? क्या तो हमें क्या करना है ना? जी नहीं, आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है भाई। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको विशिंग यू ऑल द बेस्ट बार बार मैं कहती हूँ। और किसी की भी तैयारी नहीं शुरू हुई तो भाई वो जागो, बिल्कुल भी विलम्ब मत करिए। श्यामल दास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, श्री बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर। जी हाँ, इन्होंने भावनगर से पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी को वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, हम सभी जानते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो पोरबंदर संपन्न हुई थी और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा जो थी वो राजकोट से करी है। ठीक है, जब बात होगी हाई स्कूल की तो वो उन्होंने राजकोट से की थी, उसमें अल्फ्रेड हाई स्कूल से करी थी। ठीक, और उसके उपरांत उन्होंने फिर भावनगर जो स्थित है श्यामल दास आर्ट कॉलेज में उन्होंने अपना नामांकन कराया था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं से करी थी। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज जो थी ना लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। ठीक है, ये इनकी पढ़ाई की बात हो रही, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से रखिएगा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल। और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने सक्रिय भाग लिया था भाई? तो मैं आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब ये जो भाग हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही हुआ था ना, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के जो रिजल्ट थे वो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। सब जानते हैं कि जब बाहरी कंपनी आई उन्होंने अपना सारा सिस्टम बनाया। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था 1857 में था। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व जो थी बेगम हजरत महल कर रही थी। ठीक है, कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब खुद कर रहे थे और फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह जो थे की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार जो ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग ले रहे थे। ठीक है, बस बेगम जो हमारी जीनत महल है वो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें थी। ठीक है, लेकिन वो ले रही थी वो भी कहीं ना कहीं भाग। सभी जगह ये चीज़ हलचल में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी स्टैंडर्ड बढ़ाया, उन्होंने धार्मिक कारण, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण से जब भारत को परेशान किया तो सभी लोग इसमें फ्रीडम फाइटर्स के तरीके आगे आए। नाना साहब जी जो थे वो कानपुर से फाइट कर रहे थे। बेगम हजरत महल थी इस विद्रोह में लखनऊ से शामिल थी। मोहम्मद अब्दुल्ला फैजाबाद से। बेगम जीनत महल जो थी वो थी हमारी जब बहादुर शाह जफर अंतिम जो मुगल बादशाह थे उनकी पत्नी थी और इन्होंने भी इस विद्रोह में पूरा सपोर्ट दिया था। जी हाँ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हर चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक। अब मैं बात करती हूँ किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहते कि हाँ हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि जब हमें सब कुछ दिया गया लेकिन हमें उसको फॉलो करने का रूल तो कभी मिला नहीं। अंग्रेजों ने हमें ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं दी, सब कुछ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हम पे ब्रेक भी लगा के रखा। बहुत राज्य किया उन्होंने हम पर, सिर्फ हमारी मूर्खता के कारण। ये फाइट में काश हम एकजुट होते। एकजुट को कहा जाता है ना, एकजुटता होनी चाहिए। अजी भारत एकजुट होता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं फिर वो भूल जाता है। आइए, 1858 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था, उसमें से कोई नहीं। जी तो मैं आपको बता दूं, जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, हाँ जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके बारे में हम लोग कुछ जान लें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ना 1935 का जो अधिनियम आया था वो था। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि 1947 से 1946 तक के वो प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। जी हाँ,
ये उन्होंने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, जो उन्होंने उस समय एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने बताया कि वो पंचशील के प्रणेता थे, गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे, एकता में विश्वास रखने वाले थे। परंतु जिस समय वो उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा 1935 में, उसमें उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने ये चीज़ कही। दांडी यात्रा कितने दिन चली? भाई ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। भाई दांडी यात्रा के बारे में सब लोग जान लो ना, दांडी यात्रा हुई क्यों थी। दांडी यात्रा नमक का सत्याग्रह सुना है, उसी के लिए हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 24 दिन। देखिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। शुरू कब किया था दांडी मार्च? भाई ये जान लीजिए, क्योंकि 12 मार्च 1930 को, ठीक। फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ, 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च शुरू किया था, ठीक है। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच कर दिया था और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया था। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध करने में बिहार जो था वो सबसे ज़्यादा सफल रहा है। जी हाँ, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए आप लोगों का। आई होप, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने जो भी बिहार की तैयारी करें उनके साथ मेरी हमेशा गुड विशेष रहेंगी। आई होप आप लोग आगे बढ़ें, बहुत आगे तरक्की करें। थैंक यू सो मच। जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी हो मुझे मैसेज कर सकते हैं @Kirti31 पांडे टेलीग्राम पे। ये किसी को कोई दिक्कत हो तो भी मुझे मैसेज करके बता सकता है। आई होप आप सब लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं और रेडी होइए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है। एक दिन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। समय की महत्वता को जानिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नमस्कार। मैं गुड नाइट एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस आप सभी को।